हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 है। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। तो इस प्रकार से चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वह अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग है। आइए हम पढ़ते हैं चुनाव आयोग के बारे में। अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 में ये स्पष्ट किया गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। अनुच्छेद 324 ये कहता है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और इसके अलावा अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है इनकी संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। अनुच्छेद 324 इस बात को स्पष्ट करता है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, इसके अलावा अन्य निर्वाचन जो आयुक्त है उनकी संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। चुनाव जो आयोग है, निर्वाचन जो आयोग है वह 25 जनवरी 1950 में स्थापित किया गया, यानी कि 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। और भारतीय निर्वाचन आयोग के जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम सुकुमार सेन था। सुकुमार सेन जी जो हैं वो भारतीय निर्वाचन आयुक्त के पहले निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई। इसीलिए तो 25 जनवरी को क्या है, वोटर डे के रूप में, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या का जिक्र करें तो 1950 से लेकर 1989 तक, 1952-1989 तक यह एक सदस्यीय ही संस्था थी, यानी कि इसमें केवल एक ही सदस्य था और वह कौन था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। और पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन था। तो 1950 से लेकर 1989 तक यह जो निर्वाचन आयुक्त है वो एक सदस्यीय संस्था था, इसमें एक ही सदस्य था। अगर निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य था तो वो चुनाव किस प्रकार से करेगा, इसके बारे में हम आगे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव करवाता है और चुनाव में उनकी सहायता किसके द्वारा की जाती है। तो हम बता देते हैं कि चुनाव में जो है वो निर्वाचन आयोग की सहायता राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा जो सदस्य है वो दिए जाते हैं, कर्मचारी उनके द्वारा दिए जाते हैं। इसी के बलबूते जो चुनाव आयोग है वह चुनाव करवाता है। तो इसीलिए 1950 से 1989 तक जो चुनाव आयोग है वो एक सदस्यीय संस्था थी। पहली बार बहुसदस्यीय संस्था बनाने की जो सिफारिश है वो तारकुंडे समिति ने की है, यानी कि तारकुंडे समिति जो चुनाव आयोग से संबंधित है, उन्होंने पहली बार कहा कि चुनाव आयोग जो है वो बहुसदस्यीय संस्था होनी चाहिए। बहुसदस्यीय संस्था से हमारा अभिप्राय है कि इसमें एक से ज़्यादा सदस्य होने चाहिए, क्योंकि वर्तमान में चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं, एक ही सदस्य हैं, एक सदस्यीय संस्था है। तो पहली बार तारकुंडे समिति ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाने की सिफारिश की। इसके बाद 1989 में चुनाव आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय बनाया गया। 1989 में चुनाव आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय बनाया गया, यानी कि चुनाव आयोग में एक से अधिक सदस्य हुए। लेकिन 1990 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे फिर से एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। 1989 में इसे बहुसदस्यीय बनाया गया, लेकिन एक साल के बाद ही 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया और उससे दोबारा से एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया चुनाव आयोग को।
इसके बाद गोस्वामी समिति की सिफारिश पर, पहली जो सिफारिश है बहुसदस्यीय संस्था की किसने की, तारकुंडे समिति ने की। उसके बाद एक और समिति आती है चुनाव आयोग से संबंधित, गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति ने सिफारिश की और उसके बाद 1993 से गोस्वामी समिति की सिफारिश के बाद 1993 से चुनाव आयोग में बहुसदस्यीय संस्था बना दी, यानी कि एक से ज़्यादा सदस्य इसमें शामिल थे। और इसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल था और इसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल थे। तो सबसे पहले बहुसदस्यीय संस्था की जो सिफारिश है वो तारकुंडे समिति ने की, लेकिन गोस्वामी समिति की सिफारिश के बाद 1993 में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बना दिया। उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल थे। इसके अलावा हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि वी.एस. रमा देवी एकमात्र महिला है जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी है। वी.एस. रमा देवी एकमात्र ऐसी महिला है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी है। वी.एस. रमा देवी की तस्वीर ये है। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। तो भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। इस बारे में संविधान मौन है, लेकिन साधारण तौर पर जो आईएएस अधिकारी होते हैं वही इन पदों पर क्या है, नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं वो किन को नियुक्त किए जाते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं उन्हीं को नियुक्त किए जाते हैं। तो योग्यता के बारे में संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है क्वालिफिकेशन के बारे में। और साधारण भाषा में साधारण तौर पर आईएएस जो अधिकारी है वो ही इन पदों पर क्या है, नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना होता है, इनकी ड्यूरेशन कितनी है, तो ड्यूरेशन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इससे हमारा अभिप्राय है कि अगर कोई व्यक्ति 52 साल की उम्र में निर्वाचन आयुक्त बनता है तो रिटायर कब हो जाएगा, 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 52 और 6 साल का कार्यकाल है, 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 64 साल की उम्र में पद धारण करता है तो अधिकतम उम्र कितनी है, 65 वर्ष है, तो वह 1 साल के बाद यानी कि 65 वर्ष में रिटायर हो जाएगा। तो कार्यकाल जो अवधि है वो कितनी है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, या 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष पहले हो जाए। इसके अलावा पद से हटाने की प्रक्रिया, क्या हम इन्हें 6 साल या 65 वर्ष की उम्र से पहले भी हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। किस प्रकार से हटा सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस विधि से आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में हमने पढ़ा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाने की प्रक्रिया का जिक्र आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में किया गया है और उनको 2 तरीकों से हटाया जा सकता है। 2 उन पर अगर आरोप लगते हैं, वो आरोप कौन कौन से थे, कदाचार और अयोग्यता का। तो उसी प्रकार से मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनको भी आर्टिकल 124 के क्लोज 4 के तहत हटाया जा सकता है, यानी कि उन पर 2 आरोप लगने के बाद ही उन्हें हटाया जा सकता है। और वो आरोप कौन कौन से है, कदाचार और अयोग्यता के द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आर्टिकल 124 के क्लोज 4 के तहत हटाया जा सकता है, जिसमें 2 आरोप हैं, कदाचार और अयोग्यता। और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन हमें इस बात को यहाँ ध्यान रख लेना चाहिए कि निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। निर्वाचन जो आयुक्त हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। इससे हमारा अभिप्राय है, प्रसाद पर्यंत पद से हमारा अभिप्राय है कि राष्ट्रपति जब चाहे
उस व्यक्ति को हटा दें। और हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि निर्वाचन आयुक्त जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं कर सकते, नहीं करते, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से नहीं हटा सकते। इसके अलावा आर्टिकल 324 में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति सेंटर में है और स्टेट में कौन है, राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी बनती है कि चुनाव आयोग को चुनाव करवाने हेतु प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध करवाए। अभी हम पढ़ रहे थे कि जब एक सदस्यीय चुनाव आयोग है तो एक सदस्य चुनाव किस प्रकार कराएगा, तो इस बात का जिक्र भी आर्टिकल 324 में किया गया है। आर्टिकल 324 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि वो चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध करवाए। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग क्या है, चुनाव करवाता है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो स्थान है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। ये नहीं है कि इनमें क्या है, एक हेड होता है या किसी का स्थान ऊपर है किसी का स्थान नीचे है, ऐसा नहीं है, बल्कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो स्थान है वो क्या है, बराबर होता है, इक्वल होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 324 में ये भी प्रावधान किया गया है कि जब निर्वाचन आयोग में किसी भी विषय पर कोई निर्णय किया जाएगा तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का चेयरमैन या अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 324 में ये स्पष्ट किया गया है, ये प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन आयोग में किसी भी विषय पर कोई निर्णय लिया जाना है, निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाना है, कोई निर्णय लिया जाना है, तब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो आयोग का क्या होगा, चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 324 में ये भी वर्णन किया गया है कि जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति भी की जा सकती है, यानी कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान भी अनुच्छेद 324 में है, ताकि इनके कार्यभार को कम किया जा सके और चुनाव जो है वो अच्छी प्रकार से संपन्न किए जा सके। तो आर्टिकल 324 में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, रीजनल इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में कि निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। निर्वाचन आयोग का पहला कार्य है चुनाव करवाना, इलेक्शन करवाना। नाम से स्पष्ट है कि चुनाव आयोग का कार्य क्या है, चुनाव आयोग क्या कार्य करता है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, इलेक्शन कराता है। अब चुनाव आयोग कौन कौन से इलेक्शन करवाता है, तो इसमें चुनाव आयोग जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, ये सभी प्रकार के चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग करवाता है। तो चुनाव आयोग का पहला और मुख्य कार्य है कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, राज्यसभा का चुनाव करवाता है, लोकसभा का चुनाव करवाता है, विधानसभा का चुनाव करवाता है, विधान परिषद का चुनाव करवाता है। बाकी के चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। निर्वाचन आयोग केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव करवाता है, बाकी के चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इसके अलावा चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी करना, चुनाव से संबंधित जितनी भी अधिसूचनाएं जारी की जाती है, कब चुनाव होंगे, कब वोट पड़ेंगे, कब गिनती होगी, कब नामांकन पत्र लिए जाएंगे, कब वापस लिए जाएंगे, कब भरे जाएंगे, चुनाव से संबंधित जितनी भी अधिसूचनाएं हैं सभी प्रकार की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का कार्य है। तो चुनाव से संबंधित अधिसूचना भी चुनाव आयोग के द्वारा जारी की जाती है, यह भी चुनाव आयोग का कार्य है। मतदाता की सूचियां तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना। वोटर लिस्ट आपने देखी है, वोटर लिस्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, चुनाव आयोग के द्वारा। जब भी इलेक्शन होते हैं उससे पहले वोटर लिस्ट आती है, वोटर लिस्ट में वोटर का नाम होता है, जिनका नया वोट बनता है उनका नाम उस वोटर लिस्ट में होता है, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका जो नाम है उससे हटाना, ये सभी कार्य चुनाव आयोग के हैं। तो चुनाव आयोग मतदाता की सूची तैयार करता है, वोटर लिस्ट तैयार करना चुनाव आयोग का कार्य है। आचार संहिता लागू करवाना,
चुनाव होने से पहले जो आचार संहिता लागू की जाती है, यह कार्य भी चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करवाता है। इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव संबंधित विवादों की, चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनकी प्रारंभिक जो सुनवाई है, उनकी सुनवाई करना चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव से संबंधित जो विवाद हैं उनकी प्रारंभिक सुनवाई, पहली जो सुनवाई है वह चुनाव आयोग करवाता है। उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव संबंधित विवादों की प्रारंभिक सुनवाई चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। उसके बाद ही हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव संबंधी विवादों का जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। उसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। चुनाव आयोग का दूसरा कार्य है परिसीमन करना, डिलिमिटेशन करना। परिसीमन करना से हमारा अभिप्राय है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करना, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, यह कार्य भी किसका है? चुनाव आयोग का कार्य है। तो चुनाव आयोग परिसीमन करवाता है। परिसीमन से संबंधित कार्य भी चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करना, इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, यह कार्य भी चुनाव आयोग का है। इसके अलावा प्रत्येक 10 वर्षों में परिसीमन किया जा सकता है। अनुच्छेद 82 क्या कहता है? आर्टिकल 82 कहता है कि प्रत्येक 10 वर्षों में, प्रत्येक 10 साल में परिसीमन किया जा सकता है। किया जा सकता है, जरूरी नहीं है। प्रत्येक 10 वर्षों में परिसीमन किया जा सकता है आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अनुच्छेद 327 ये कहता है कि परिसीमन के संदर्भ में संसद कानून बनाती है। अनुच्छेद 327 कहता है कि परिसीमन के संदर्भ में, डिलिमिटेशन के संदर्भ में कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। अनुच्छेद 327 में इस बात को स्पष्ट किया गया है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? 4 बार किया गया है। ऊपर 82 क्या कहता है? प्रत्येक 10 वर्षों में परिसीमन किया जा सकता है, जरूर नहीं है। तो इस प्रकार से अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज या मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट इसके अध्यक्ष होते हैं तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग के जब सुप्रीम कोर्ट इसके अध्यक्ष होते हैं परिसीमन आयोग के, तब उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य से हमारा अभिप्राय है कि जिनको पददान होने पर कोई नया पद मिलता है, पददान होने पर कोई नया पद मिलता है तो उसे हम बोलते हैं पदेन सदस्य। जैसे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति क्यों होते हैं? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति होने के कारण ही उन्हें राज्यसभा का सभापति बनाया गया है, इसीलिए हम उन्हें पदेन सभापति कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का ये भी कार्य है कि वो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं। जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको मान्यता देना, यह कार्य किसका है? चुनाव आयोग का है। तो ये भी चुनाव आयोग का कार्य है कि राजनीतिक दलों को वो मान्यता देते हैं। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग और चुनाव से संबंधित गतिविधियों का जिक्र है। तो अब हम पढ़ते हैं चुनाव से संबंधित कुछ जो आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 325 की। अनुच्छेद 325 क्या कहता है कि कोई भी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो,
भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकती। अनुच्छेद 325 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल करने से इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो राज्य की सरकार है। तो अनुच्छेद 325 ये स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकती। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? अनुच्छेद 326 ये कहता है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के जो चुनाव है वो वैश्विक मताधिकार के आधार पर ही संपन्न होंगे। अनुच्छेद 326 इस बात को स्पष्ट करता है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के जो चुनाव है वो चुनाव किस पर आधार पर होंगे? वैश्विक मताधिकार के आधार पर ही संपन्न होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 326 में ये बात भी है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्या है? मनाया जाता है। इसके अलावा हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि वोट देने का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। हमारा जो वोट देने का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स है, मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अनुच्छेद 327 क्या कहता है कि भारत की संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद निर्वाचन प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में नियम आदि बना सकती है। अनुच्छेद 327 ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि संसद निर्वाचन प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? संसद के द्वारा बनाए जा सकते हैं, आर्टिकल 327 के अनुसार। इसके अलावा अनुच्छेद 327 ये भी कहता है कि परिसीमन के संदर्भ में संसद कानून बना सकती है। डिलिमिटेशन से संबंधित संदर्भ में जो नियम है वो भी कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। परिसीमन के संदर्भ में संसद कानून बना सकती है। इसके अलावा संसद निर्वाचन प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित नियम भी संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जा सकते हैं, अनुच्छेद 327 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 328 क्या कहता है? अनुच्छेद 328 ये स्पष्ट करता है कि राज्य विधानमंडल का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल को संबंधित राज्य के चुनाव से संबंधित प्रावधान करने की किसकी शक्ति किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है। किसी राज्य में चुनाव से संबंधित जो शक्ति है वो किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है। तो आर्टिकल 328 इस बात को स्पष्ट करता है कि राज्य विधानमंडल का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है, आर्टिकल 328 के अनुसार। इसके बाद है आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 ये स्पष्ट करता है कि चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 329 से स्पष्ट करता है कि चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। इस प्रकार से हमारा जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है। तो प्रयुक्त सभी, इसका सही आंसर है डी। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, ये सही है। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव करवाने पड़ते हैं, ये गलत है। निर्वाचन आयोग
नगर निगमों के चुनाव नहीं करवाता, बल्कि नगर निगमों के चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध है, ये भी सही है। यह अखिल भारतीय संस्था है, ये भी सही है। निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं? निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं? इसमें 3 मुख्य पदाधिकारी हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इस प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त में कुल कितने पदाधिकारी हैं? इसका सही आंसर है ए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका सही आंसर है बी। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? निम्न कथनों में से कौन सा सही है? मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न होती है, ये सही नहीं है, गलत है। चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं, ये भी गलत है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति करता है, ये भी गलत है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये सही है। तो इसका आंसर है डी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? डी सही है। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना, ये कार्य चुनाव आयोग का नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? जैसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, ये सही नहीं है। जैसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, ये सही है। तो इसका आंसर सही है बी, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आर्टिकल 124 के क्लोज 4 के तहत ही हटाया जा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का तरीका बताया गया है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2 आरोप लगाकर हटाया जा सकता है, कदाचार का और अयोग्यता का आरोप। तो इसका सही आंसर है बी। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बी। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता? विधानसभा का चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग करवाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव चुनाव आयोग नहीं, बल्कि राज्य का जो चुनाव आयोग है वह ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है। तो इसका सही आंसर है सी। निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता यानी कि योग्यता संविधान में दी गई है? निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है? भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना चाहिए, ये सही नहीं है, गलत है। कम से कम 5 साल एक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, ये भी गलत है। 35 वर्ष की आयु का पूरा होना, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्य के लिए अर्हता जो योग्यता है वो संविधान में नहीं दी गई है। संविधान इस बारे में मौन है। तो इसका सही आंसर है डी। इसी के साथ ही हमारे ये प्रश्न जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित अभी हमने प्रश्न पढ़े।